साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एसएससी, बैंक या रेलवे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनमें सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक है। इतिहास विषय का एक टॉपिक है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और उसके बार बार आने की संभावना है। वो टॉपिक है अशोक के शिलालेख। किस शिलालेख में कौन सी बात कही गई है, ये कई बार मिलान करने को आता है। तो आइए देखते हैं, जिससे आप भविष्य की किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित सवाल कर पाएँ। तो पहला शिलालेख है। पहले शिलालेख में सम्राट ने पशुबलि की निंदा की है। पशुबलि की निंदा पहला शिलालेख, जो उस समय पशुबलि होती थी विभिन्न अनुष्ठानों में और यज्ञ वगैरह में इत्यादि में, तो उनमें बलि की निंदा की है कि उनमें बलि न दी जाए। सम्राट ने ये निंदा की है। और जो खाने पीने के लिए पशुओं का वध किया जाता था, इसकी भी अशोक ने निंदा की। इसके पश्चात दूसरा अभिलेख है, दूसरा शिलालेख है। दूसरे में सम्राट ने पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सालयों अर्थात अस्पतालों की व्यवस्था किए जाने की बात कही है और औषधीय वृक्षों के रोपण की बात कही है और रास्तों के किनारे कुओं और पेड़ों को लगवाने की बात कही है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में अशोक ने राजुकों को, जो उनके अधिकारी हुआ करते थे, उनको राजुक कहा जाता था, तो राजुकों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे पर जाएं और प्रजा की स्थिति देखें कि प्रजा कैसी है, किस हाल में है, सुखी है कि दुखी है। अगर दुखी है तो उनका कल्याण करें। ये आदेश है राजुकों को। और इसी शिलालेख में थोड़ा शिष्टाचार संबंधी, नैतिकता संबंधी बातें कही हैं अशोक ने कि बड़ों का आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, बड़ों को प्रेम देना चाहिए। ये सभी बातें कही गई हैं। इसके पश्चात है चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख में सम्राट ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष किया है, अर्थात युद्ध की घोषणा के स्थान पर धम्म की घोषणा। यानी कि सम्राट ने युद्ध करना बंद करके धर्म के आधार पर अपना प्रचार करने की घोषणा की। अब देखिए, धम्म की घोषणा कर दी चौथे शिलालेख में, तो पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। जब धम्म महामात्रों की नियुक्ति होगी तभी तो धम्म का कार्य होगा। तो पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई। अब देखिए, धम्म महामात्रों की नियुक्ति हो गई पांचवें शिलालेख में। अब छठवें शिलालेख में धम्म महामात्र अशोक को कुछ शिक्षा देते हैं, आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा देते हैं धम्म महामात्र। तो अशोक प्रजा को शिक्षा देता है। छठवें शिलालेख में अशोक प्रजा को शिक्षा देता है कि वो आत्मनियंत्रण करें, आत्मनियंत्रण करने का प्रयास करें। और यही है, छठवें शिलालेख में अशोक ने ये बात कही है कि प्रजा आत्मनियंत्रण करे। अब देखिए, सातवें और आठवें शिलालेख में देखिए, आत्मनियंत्रण कर लिया छठवें में, उसके बाद सातवें और आठवें में अशोक ने तीर्थ यात्राएं की हैं। जो बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ क्षेत्र थे, जैसे लुम्बिनी वन हो गया, बोध गया हो गया, कपिलवस्तु हो गई, ऐसी जगहों पर अशोक गए और वहाँ की यात्रा की। इसके बाद आता है नौवां शिलालेख जो है, वो जब वहाँ गए थे तीर्थ यात्रा में, तो वहाँ पर उन्हें शिष्टाचार, सच्चे शिष्टाचार और सच्ची भेंट का संदेश मिला था। तो उसको उन्होंने प्रजा को भी दिया। नौवें शिलालेख में उन्होंने प्रजा को सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उपदेश दिया है। अशोक ने नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उपदेश दिया है। इसके बाद अगला शिलालेख है दसवां शिलालेख। दसवें शिलालेख में सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों को, राजुकों को आदेश दिया है कि वो प्रजा को अपने पुत्र की तरह स्नेह करें, हमेशा
उनके दुखों को देखते रहें कि उनको किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। ये बात कही है 10वें शिलालेख में कि राजोग या अधिकारी जनता को अपने पुत्रवत स्नेह करें, पुत्र की तरह माने। इसके बाद 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में सम्राट ने धम्म की व्याख्या की है कि धम्म क्या है, जिसकी उन्होंने घोषणा की थी उसकी 11वें शिलालेख में व्याख्या की गई है कि वास्तव में धम्म है क्या, क्या है धम्म, इस बारे में उन्होंने व्याख्या की है 11वें शिलालेख में। इसके पश्चात 12वां शिलालेख आता है। 12वें शिलालेख में सम्राट ने स्त्री महामात्यों की नियुक्ति की है, स्त्री महामात्यों की, और आपस में सहिष्णुता बनाए रखने का निवेदन किया है, कह लीजिए कि विनम्र निवेदन जनता से। जैसे उस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म, ये तीनों धर्म थे, तो इनको आपस में सहिष्णुता बनाए रखने की उन्होंने अपील की है कि आपस में सहिष्णुता बनाए रखें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। ये 12वां शिलालेख है जिसमें स्त्री महामात्यों और सहिष्णुता के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व वाला कलिंग युद्ध, उसका वर्णन किया है और अपने हृदय परिवर्तन का और अपने पड़ोसी शासकों का भी वर्णन उसमें उसने इसी शिलालेख में किया है। 13वें में ही वर्णन है उनके पड़ोसी राज्यों का और उनके हृदय परिवर्तन का और कलिंग युद्ध का। इसके पश्चात आता है 14वां शिलालेख। तो 14वें शिलालेख में अशोक ने प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने की सलाह दी है कि प्रजा धार्मिक जीवन बिताए, अच्छे से रहे और अपना लोक भी बनाए और परलोक भी बनाए। ये सम्राट की सलाह थी अपनी प्रजा के लिए, अपने जिसे वो पुत्रवत स्नेह करता था उसके लिए ये सलाह थी। तो ये 14 शिलालेख हो गए हैं सम्राट अशोक के, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको तैयार कर लीजिए। आशा है कि आगामी परीक्षा में आपको इससे थोड़ी सहायता मिलेगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, इष्टजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद।